रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पीआईपीडी की तरफ से आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एचआर ऑडिट है, इसके साथ हाजिर हूँ। आई एम श्योर कि यू लर्न अ लॉट एज विद प्रीवियस। तो ये बहुत अच्छा ये सेशन है जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं। So it will be helpful for those who are either have not worked in HR department या फिर उन्होंने काम किया है लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड में उस इसमें काम नहीं किया, जिस तरह एचआर ऑडिट है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ हम लेकर चलेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ एचआर ऑडिट, we'll move towards introduction of myself. I am Naveed Anwar. I'm as far as education is concerned, I am MSc and MBA. बाकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्क, मोर देन 30 years ऑफ माय कैरियर। इसमें आजकल जो मैं अभी फिलहाल करंट जो काम है मेरा, उसमें आई एम वर्किंग एज ए ट्रेनर, मार्केटिंग, एचआरएम, सिक्स सिग्मा, सिचुएशनल लीडरशिप एंड मेनी मोर। आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ पीआईपीडी। इसके साथ साथ मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन टीडीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से के साथ अटैच हूँ। तो अपने पर्सनल काम भी कर रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें थोड़ा बहुत ये चल रहा है। तो इसके साथ साथ जो एक और मेरी जो करंट जॉब है, इसमें आई एम वर्किंग एज ए सेल्स एंड ट्रेनिंग मैनेजर। ये ऑनलाइन जॉब है, पैरागॉन ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम और कंपनी, ये इसमें इसके साथ अटैच हूँ। तो इसमें एज ए सेल्स मैनेजर इरास्मस प्लस सेल्स मैनेजर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। इरास्मस इज एजुकेशनल प्रोग्राम, और उसमें ये यूरोपियन यूनियन का एक एक पूरा ये इंटर्नशिप स्कॉलरशिप है बेसिकली। इंटर्नशिप भी और बहुत सारी चीज़ों में तो आई आई वाज अटैच्ड विद दिस प्रोसेस। तो ये भी बड़ी अच्छी लर्निंग है। ये यूरोप के 28 कंट्रीज में हमारी ये प्रोसेस है। आई वाज हैंडलिंग द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द 28 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। तो वहाँ से हमारी कोशिश होती है यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो और उसकी मार्केटिंग है। इसके साथ साथ लास्ट 2 years मैंने काम किया है एज ए एचआर एंड ओडी हेड इन या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स फ्रॉम सेफ्रॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी फैसलाबाद। तो यहाँ पर मैंने तमाम ट्रेनिंग फंक्शंस और एचआर के तमाम फंक्शंस कोऑपरेट किया है, और उसमें मैंने वर्क किया। आई हैव ऑल द एक्सपर्टीज रिगार्डिंग दिस। इससे पहले मैंने जो मेजर मेरा जो 29 years ऑफ वर्क हिस्ट्री है वो फाइजर के साथ है। फाइजर का इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक वर्ल्ड लीडिंग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके साथ मैंने काफी काम किया, 29 years स्पेंड किए एट डिफरेंट पोजीशंस, और इसकी डिटेल ज्यादा है। मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि मैनेजरियल पोजीशंस में खास तौर पर ये सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग, एचआर डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस। कंप्लायंस में डायरेक्टली नहीं, लेकिन इसके मैं एज ए ये वर्कर काम किया, और इसमें हमारे कंप्लायंस चैंपियंस कहलाते थे। वहाँ उस एज ए कंप्लायंस चैंपियन मैंने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेसिकली। और उसके साथ साथ एंड में जो है, मैं इसका जरूर जिक्र करूंगा कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट है मेरा, इसलिए भी स्ट्रांग आप कह सकते हैं कि आई वर्क विद वैरायटी ऑफ ट्रेनर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। खासतौर पर कैन ब्लैंचेट के साथ पूरा एक प्रोग्राम डेवलप किया, जिसमें सिचुएशनल लीडरशिप फॉर फाइजर इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने इसको लॉन्च किया, और ये कैन ब्लैंचेट ने हमारे लिए बना कर दिया। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये मेरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स। पीआईपीडी एज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये फर्स्ट बैच ऑफ सीएचआरपी है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, और ये बेहतरीन इसका लर्निंग एक्टिविटीज दी, जिसमें स्पेशली बुकिश बातें नहीं थी। बुकिश बातें जरूर हुई, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखी इसमें। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ हमारे मेरे तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिस्टम्स जो एप्लीकेशन
आजकल यूज हो रही है इन पाकिस्तान, वो यहाँ पर डिस्कस की गई। तो इसमें जो टॉपिक्स अब तक कवर हो चुके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये तमाम इसके जो प्रोसीजर्स इन डेप्थ पूरा फॉर्मेट्स दिखाए गए और कि किस तरीके से किया जाता है, और ये सारा। इसी तरह एचआर एंड ओडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है एचआर फंक्शन का। तो इसमें भी ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो आफ्टर गोइंग टू दिस, फिर ये डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइलिंग है कि एक एम्प्लॉय जब हायर होता है तो उसकी पूरी फाइल प्रिपेयर की जाती है और मेंटेन की जाती है। उसमें बहुत सी एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन होती है, उनको किस तरह उसको संभाल कर रखना है, किसी को उसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और करना है, और क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। देन एम्प्लॉय की अटेंडेंस और उनके क्वांटिटी ऑफ वर्क को मेजर करने के लिए, और जो लॉज और प्रोसीजर्स के तहत उनकी ओवर टाइम्स वगैरह मैनेज करें, तो टाइम मैनेजमेंट शीट है, टाइम शीट मैनेजमेंट है, लीव मैनेजमेंट है। इनको जब ये सारा कुछ आइदर मैनुअली और अ, इसमें पूरा सिस्टमेटिक वे से, या पार्शियली सिस्टमेटिक वे उसके तो लिया जाता है। तो बहुत सारे आजकल बहुत से अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें ऑटोमेटेड टूल्स हैं। ऑटोमेटिकली सारा कुछ ये रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्डिंग से आगे फिर सिस्टम में चला जाता है, वहीं पर पेरोल और इसमें सिस्टम मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट में आ जाता है। देन वी हैव डिस्कस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कुछ कंपनीज अपने तौर पर रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें ईओबीआई है, पेसी एंड एजुकेशन सेस है, इसी तरह सेसी एंड एजुकेशन सेस, ग्रेजुटी, एक्सग्रेशिया मैनेजमेंट, प्रोविडेंट फंड एंड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये सारी चीजें ये एम्प्लॉयड बेनिफिट्स हैं। इसमें एचआर को कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एवरीथिंग दे मस्ट बी नोइंग। अगर सब चीजों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं तो वो बेहतर तरीके से एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट दिलवा सकते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो इसके बाद फिर बाकी लीगल इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस ऑफ एचआर है उसके साथ डिस्कस किया है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पेरोल एनालिसिस और रिपोर्टिंग, और आखिर में लास्ट फ्यू जो हमारे सेशंस हुए हैं उसमें एचआर लीडरशिप का रोल क्या है। लीडरशिप में खास तौर पर ये चेंज मैनेजमेंट आ जाती है, क्राइसिस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कोचिंग, काउंसलिंग, और ऑल दीज थिंग्स जो कि फर्दर हमारी एप्लीकेशन और उसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प देती है। तो इसको हम लीडरशिप के अंडर ये सारा कुछ लेते हैं। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इससे पहले का जो हमारा था, तो हाउ परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, तो इसमें पूरा प्रोसीजर, प्रोसेसेस, टाइप्स, ये सब कुछ डिस्कस किया गया, और उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आजकल किस तरह हो रही है। तो दिस टॉपिक, आज का जो टॉपिक है हमारा एचआर ऑडिट पर है, इसको भी हम इसी तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ लेकर चले। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एचआर ऑडिट। तो एचआर ऑडिट इसको मैं अपनी प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन थी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। बेसिकली कोई भी सिस्टम है, पीपल मैनेजमेंट है, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं और सिस्टम है, उन सबको जिस वक्त अच्छे तरीके से अगर वो अप्लाई होती है, एप्लीकेशन उनकी बेहतर होती है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसी से आती है। तो इनको स्मूथली इनके इनके ये देखना चाहिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के तहत ये चल रही है और इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो इन चीजों को एश्योर करने के लिए कि तमाम सिस्टम्स, तमाम प्रोसीजर्स ये इफेक्टिव वे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो उसके लिए ऑडिट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिट साथ के साथ होते रहना चाहिए। अब एचआर ऑडिट क्या चीजें हम डिस्कस करें इसमें। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन होगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट हो जाएंगे, एचआर ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड क्वेश्चंस हैं, 360 डिग्री फीडबैक। तो ये हम इसमें देखेंगे।
तो ऑडिट होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये एक इसी कोटेशन के साथ हमें मतलब पीटर ड्रैकर की ये कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो जिस चीज को हम अगर मेजर नहीं करते कि किस हद तक हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन क्या सही जा रही है कि नहीं, हमारे प्लान्स के मुताबिक, हमारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है कि नहीं कर रही, तो अगर ये नहीं कर रही तो इसे हम अगर उसे मेजर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रोसेस। टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में आ जाते हैं इसमें फाइनेंशियल ऑडिट्स, क्वालिटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्पेशल ऑडिट और फिर फोरेंसिक ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑडिट और एचआर ऑडिट। ये तमाम किस्म के ऑडिट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह की होती है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरनल, क्योंकि एचआर फंक्शन का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि चीज़ों को, प्रोसीजर्स को, सिस्टम्स को और पीपल परफॉर्मेंस को इंश्योर करना है। तो इंश्योर करने के लिए ऑडिट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले तो कंप्लायंस टाइप ऑफ ऑडिट्स हैं, जिसमें इट फोकसेस ऑन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लाइंग विद द करंट फेडरल, स्टेट एंड लीगल लॉज। तो तमाम लोकल एंड फेडरल लीगल लॉज को के कंसिडरेशन होती है कि वेदर दीज आर इफेक्टिवली एप्लीकेबल अप्लाइड और नॉट। तो जो इम्प्लीमेंटेशन इनकी हो रही है या नहीं हो रही, जहां पर कोई लूज लूप होल्स हैं तो वहां पर फिर इसको एचआर विल टेक पार्ट और विद हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, तो इन चीजों को इम्प्रूव करेगा और अपने प्रॉपर तरीके से बेंच मार्किंग सेट करके उनको एप्लीकेशन को इंश्योर करेगा। दूसरा टाइप है इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इंडस्ट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर जो चीजें होती हैं हम उनको एक बेंचमार्क करते हैं, तो कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ भी ये होनी चाहिए, तो इसके ऑडिट्स होते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन द और इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय कंपेयरिंग its practices with the companies identified as having exceptional HR practices। तो जिन कंपनियों की exceptional HR practices है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसे कह सकते हैं, और उसमें ये एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद दिस, तो उन प्रैक्टिसेस को अगर अप्लाई करना है तो वहां पर उनका ऑडिट होना चाहिए। इसी तरह अनदर टाइप इज स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ एचआर ऑडिट। तो स्ट्रेटेजिक टाइप इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम एंड हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अलाइन विद एचआर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान और नॉट। तो इसमें ये चेक किया जाता है और आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया जाता है वेदर दे आर प्रोसीडिंग इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक प्लान इज दैट। लास्ट functionals and specific function specific type of HR audit. Functional HR specific, ये it focuses on specific area in the HR function. For example, payroll को इसे देख सकते हैं हम, सिर्फ ये ऑडिट पेरोल का स्पेसिफिकली हो सकता है, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट है, या रिकॉर्ड रिटेंशन और एनीथिंग, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसीजर, उसका ऑडिट किया जाए, तो ये फंक्शनल इसे टाइप ऑफ ऑडिट कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑडिट की उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आगे हम ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसी तरह आइडेंटिफाई द एचआर ग्रे एरियाज, के कोई लूप होल्स तो नहीं है, कोई ग्रे एरियाज तो नहीं है जहां पर वर्क की जरूरत है, और उसको इंश्योर करना है कि हम अपने तमाम प्रोसीजर्स को एक इफेक्टिव वे में लेकर चल रहे हैं और जो लिखा गया और जो पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। देन थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव इज एनहांसिंग द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए जब हम लॉज लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और ग्रे एरियाज को रिमूव कर रहे हैं, कि जहाँ पर लूप होल्स है खत्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन आ रही। तो मेन इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एम्प्लॉयज अपने वर्क पर फोकस करें। एम्प्लॉयज ये ना समझे कि यहाँ पर हम दूसरों की हेल्प और सपोर्ट और मैनेजमेंट सपोर्ट से या कुछ दूसरे वे से हम अपना काम चला लें, लेकिन यहाँ अगर जो ऑर्गेनाइजेशन
इफेक्टिव एचआर ऑडिट को या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को लेकर चलती हैं, वो डेफिनेटली उनके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं टूवर्ड्स देयर वर्क प्लान्स। अपने जो वर्क पर फोकस करते हैं, नॉट अदर थिंग्स। और उसके लास्ट में ये कह सकते हैं बेंच मार्किंग इज इम्पोर्टेंट। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एचआर ऑडिट, सबसे पहले कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विद प्रोविंशियल फेडरल लॉज, लेबर लॉज एटसेट्रा। तो इसके साथ देखा जाता है कि क्या हम कोई चीज इसमें कोई छोड़ तो नहीं रहे हैं, कुछ इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पर हमारे लूप होल्स तो नहीं है, हमारी मैनेजमेंट इग्नोर कर रही है इसे। तो इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। तो ये इसमें इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स एंड पेनल्टीज। बाज़ औक़ात कंपनीज को, खासतौर पर आई एम इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो बहुत बड़े-बड़े मतलब इसमें पेनल्टीज पड़ती हैं, कोई अगर लीगल और दूसरी छोटे-छोटे गलतियों से बहुत बड़े नुकसान आते हैं। तो इसलिए एचआर मैनेजर और एचआर फंक्शंस या एचआर जो मेंबर है, इसको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर ऑडिट इज आइडेंटिफाइंग द ग्रे एरियाज। एचआर में जो ग्रे एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर इनको इंश्योर करना चाहिए, एश्योर करना चाहिए कि ये दीज आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिव। It helps identify the weaknesses and inefficiencies in HR processes and practices. तो जिसमें बहुत से फंक्शन आ जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि कोई इनएफिशिएंसीज या इनइफेक्टिवनेस तो नहीं है, वीकनेस एरियाज तो नहीं है, वहां पर फिर इसको एड्रेस करना चाहिए और मैनेजमेंट के साथ मिलकर एश्योर करना चाहिए कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस विद प्रोसीजर्स, कोई इनएफिशिएंसी नहीं है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जिस वक्त इट हेल्प्स गेज द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल एंड आइडेंटिफाई एरिया वेयर इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड। तो जहां पर इम्प्रूवमेंट की नीडेड है, तो ये इसको बताती है और आइडेंटिफाई करते हैं एचआर मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ देयर line management. It fosters the positive work environment and improve overall employee retention and productivity. So ultimately, employee productivity is there. So these are the objectives. Fourth main objective is benchmarking. तो इंडस्ट्रियल बेंचमार्किंग, जो बाकी इंडस्ट्रीज किस तरह काम कर रही हैं, हमने उनको बेंचमार्क करना है एंड ट्राई टू बी एट द हाईएस्ट लेवल। तो एक अच्छा एचआर मैनेजर वही होता है जो अपने जब लोग एंटर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो देखते भी है कि हमारे एज कंपेयर विद प्रीवियस कंपनी यहाँ पर कैसे ये लॉज रूल्स प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं। तो ये इसी से मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉयज की कि हम काम करेंगे ज्यादा और तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे और प्रमोशंस एंड रिस्पेक्ट मिलेगी। इट हेल्प्स बेंचमार्किंग द एचआर प्रैक्टिसेस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड पास्ट प्रैक्टिसेस, and to adopt competitive and innovative HR approaches that lead to the improved outcomes. तो ultimately results इससे अच्छे आते हैं और ये परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स के बाद हम आ जाते हैं, जो मेन चीज है कोर वैल्यूज को मद्देनजर रखना चाहिए। तो कोर वैल्यूज के साथ जब हम इन प्रोसीजर्स को, प्रोसेस फ्लो ऑफ एचआर ऑडिट को लेकर चलेंगे, दैट विल डेफिनेटली लीड्स टूवर्ड्स द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आवर प्रैक्टिसेस। तो इसका प्रोसीजर क्या है, दिस प्रोसेस फ्लो ऑफ एचआर ऑडिट। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर हम डिस्कस करें, नंबर 1, डिटरमिन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का स्कोप क्या है, इसको सबसे पहले ये इवेल्युएट करना होता है और इसमें डिस्कस करना है। देन डेवलप ऑडिट चेकलिस्ट, कि हमने किन किन चीजों का ऑडिट करना है, पूरी चेकलिस्ट बनानी है, वेयर वी वो कहाँ से, ये किस तरह का डाटा हमें चाहिए। तो ये सारी चेकलिस्ट बनाई जाती है। देन फाइनलाइज द ऑडिट प्लान। अब चौथे नंबर पर आ जाता है कलेक्ट डाटा। अब जब पूरा प्लान बन गया और कहाँ
ऑडिट हमने किस किस जगह पर करना है, पूरी चेकलिस्ट आ गई, तो एज पर नीड उनके रेलेवेंट जो डाटा है वो कलेक्ट करना है, और तो ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट से वो डाटा कलेक्ट करना है। देन इज द प्रिपेयर एचआर ऑडिट रिपोर्ट। तो एक एक्सेल फाइल या ऑटोमेटेड कोई फाइल है, तो इसमें पूरी रिकॉर्डिंग्स रखनी होती है, तो व्हाट यू हैव इवैल्यूएटेड उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स के साथ, तो डाटा एंड प्रूफ्स मस्ट बी देयर। तो इसमें ऑडिट प्लान पूरी रिपोर्ट प्लान हो जाएगी, एंड देन हेल्प टू क्रिएट एक्शन प्लान। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऑडिट किया जहां पर लूप होल्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स या उन इंडिविजुअल या टीम्स को फिर ये की हेल्प की जाती है कि हाउ दे कैन क्रिएट एक्शन प्लान, और उसमें जो लूप होल्स हैं किस तरह उन्हें बेहतर करें। अल्टीमेटली फोस्टर द क्लाइमेट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये रेगुलर बेसिस पर जब इसकी वैल्यूएशन होगी, ऑडिट्स होंगे और इनके इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनेंगे, तो डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव। इन्हीं सब प्रोसेसेस को हम ये डेप्थ में देखते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक ये जीएम डिजिटल मार्केटिंग है, वहाँ पर भी किस तरह एप्लीकेशन होती है। एक एक्सेल फाइल में आपको दिखाया गया कि दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पर चूंकि डाटा एंट्री नहीं, तो 0% श्योर, क्योंकि एक्चुअल। तो यहाँ आगे जाकर मैं एक रफ लिए एक फाइल आपको दिखाता हूँ, जो कि जिसमें डाटा एंट्री भी हुई है, लेकिन वो एक फेक डाटा है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड यू, लेकिन ये एक्सेल फाइल एक्चुअल है। तो इसी तरह हम ये देखें, ये स्कोर कार्ड है। यहाँ पर अगर हम ये चीजें एंटर करते हैं, तो इसे परसेंटेज एंड डाटा आ जाएगा। तो ये वेरियस थिंग्स यू कैन थिंक इट। तो कंप्लीट ईयर 2022, 23, 24 आगे जाकर भी होगा। तो इसी तरह ये करंट ईयर का एक्चुअल जो है, यहाँ पर सारी चीजें। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पर रेटिंग होती है। तो स्टैंडर्ड के साथ फिर देखा जाता है कि वेदर दे आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स इन एक्यूरेट वे और नॉट। तो जहां पर जरूरत है वहां पर फिर उनको गाइडलाइंस दिए जाते हैं। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ फंक्शंस है, ये आप देख सकते हैं कि वेरिएंस है, आपका स्टैंडर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फोरकास्ट आपने किया ये स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल आपके इसमें स्टैंडर्ड आपका क्या है। तो इसमें पूरी रेटिंग के बाद तो उसकी परसेंटेज कितना प्लस या माइनस में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इसे देखा जा सकता है। इसी तरह अटेंडेंस है, आपने कितने दिन का ऑडिट करना था, तो अटेंडेंस फॉर एग्जांपल 30 डेज का आपका होना चाहिए, तो एवरी मंथ इसकी एक्चुअल डेज और या परसेंटेज में फिर आ जाएगी कि कितना परसेंट आपने टाइम स्पेंड किया। इसी तरह अगर एवरेज टीम परफॉर्मेंस स्कोर, आपके टीम का स्कोर क्या है, इसको क्या स्टैंडर्ड टारगेट किया है और आपने एक्चुअल काम क्या किया है, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर है, जिनका ऑडिट कर रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑडिट डजंट मीन कि आप वहां पर जाकर एक थानेदार बन जाते हैं, एक रिस्पेक्टफुल वे में। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस एंड पीपल। तो इसमें एक रिस्पेक्टफुल वे में उनको गाइडलाइंस देकर है। इसी तरह ये डिफरेंट और प्रोसीजर्स जो हो, कंप्लायंस है, दूसरी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, पूरी एक बहुत बड़ी फाइल में ये सारी चीजें मेंटेन। तो इवन कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ लिया जाता है। तो इस तरह एक ऑडिट प्लान होता है पूरा, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर एवरी मंथ, एवरी डे, डे टू डे बेसिस पर इन पर डाटा एंट्री की जाती है, और उसके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसको मेंटेन करके फिर उसे साथ साथ लिया जाता है। इसी तरह मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा। इसके बाद हम एक ऑडिट, एचआर ऑडिट क्वेश्चनियर है। तो क्वेश्चन चेकलिस्ट है, किस तरह आप ये देख सकते हैं। एचआर ऑडिट है ये, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें स्ट्रांगली एग्रीड एंड डिसएग्रीड
लेवल पर, इसमें रेटिंग 1 to 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब आपका एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह लेकर जाए, तो ये क्वेश्चनेयर्स के साथ इनकी सैटिस्फैक्शन रेट आ जाएगी। इसी तरह रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एचआर का मेन फंक्शन है, तो वहाँ पर इनके ये डिफरेंट पैरामीटर्स में ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ये यहाँ पर इवैल्यूएट हो जाए। इसी तरह कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, इसी तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन है, तो इन सब प्रोसीजर्स को कितने अच्छे तरीके से लेकर चलें। अब अगर भी बाकी भी इसका मज़ीद नीचे मैं इसको स्लोली करूँगा ताकि अगर आप इसको देखना चाहें, तो इसे स्टॉप करके यू कैन रिव्यू इट अगेन। ठीक है जी, इसी तरह ये नेक्स्ट प्रोसीजर स्टाफ सोशलाइजेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। इसमें एम्प्लॉय लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशंस है, तो एम्प्लॉय रिलेशंस कितना अच्छा तरीके से काम कर रहा है, तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर इवैल्यूएट की गई। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इन्हीं फॉर्मेट्स को फुलफिल कराकर तो यहाँ पर फिर इवैल्यूएट किया जाता है वेदर द सिस्टम इज बीइंग डन इफेक्टिवली और नॉट। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है, तो फिर आगे उसको मेजर्स लिए जाते हैं। इसी तरह इंटरनल गवर्नेंस, कंट्रोल एंड एम्प्लॉय असेसमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये पूरा एक फॉर्म सबसे पहले इंटरनल गवर्नेंस है, इसका पूरा फॉर्मेट डेवलप किया गया है कि जो जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप टीम कैसे काम कर रही है, तो इसमें इनका कंट्रोल कैसा है, तो चीज़ों को इफेक्टिवली रिस्पेक्टफुल वे में वैल्यूज़ को सामने रखते हुए क्या ये अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है या नहीं। तो इसी तरह कंट्रोल कैसा है, तो ये भी एक पूरा पैरामीटर्स इनको देखा जाता है कि किस हद तक ये किया जा रहा है, तो ये डेप्थ में से अगर ये रीडेबल है अच्छे तो देखा जा सकता है। इसी तरह एम्प्लॉय असेसमेंट रेटिंग फॉर्म है, उनकी अपनी रेटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये सारा कुछ देखा है। तो ये ऑडिट के सारे फॉर्म्स हैं। तो लास्ट में एचआर फंक्शन चेकलिस्ट है, तो एचआर फंक्शंस को किस तरीके से ये लिया जाता है, तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, न्यू एम्प्लॉइज है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इसी तरह ये कोई 10 डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। स्कोप ऑफ द ऑडिट फिर आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें कि किस तरह, तो ये सारे फंक्शंस को हम वन बाय वन देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसी तरह आप अगर एचआर में ऑडिट आपका काम है, तो ऑडिट के लिए आप ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने जो प्रोसीजर क्या क्या होगा, किस तरीके से लेकर चलना है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट फंक्शंस में विद इन एचआर, तो ये किस तरीके से क्या-क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो ये ऑडिट विल हेल्प यू डेवलप द प्रोसीजर्स इन अ इफेक्टिव वे, और जो कुछ आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो रही है। इसी तरह प्रोसेस फ्लो ऑफ एचआर ऑडिट आप ये देख सकते हैं, ये सारी डिटरमिन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ये वही सारे प्रोसीजर्स हैं। डेवलप ऑडिट चेकलिस्ट, फाइनलाइज द ऑडिट प्लान, कलेक्ट डेटा, एचआर प्रिपेयर एचआर ऑडिट रिपोर्ट एंड देन क्रिएट एन एक्शन प्लान, फोस्टर क्लाइमेट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी हद तक। अब इसमें जो डेटा कलेक्शन है ख़ास तौर पर, उसमें बड़ा केयरफुल हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए। इसमें क्योंकि इसमें बहुत से लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई डाटा आपने कलेक्ट कर भी लिया है, कोई ज़रूरी डाटा है जो कि सेंसिटिव डाटा है, वो आप ले गए हैं, तो इसको आफ्टर यूजिंग इट इसको इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इसमें जो मेन जो केयरिंग नीड्स हैं, वो इसमें एथिक्स एंड एथिक्स कम्स फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट तो एथिक्स है कि कोई ऐसा डाटा हमें रिक्वायर नहीं करना चाहिए जो कि कोई सेंसिटिव हो, जो कि किसी को देने में हेजिटेशन हो। तो इंडिविजुअल का डाटा जो फाइल्स में लगा हुआ कंपनीज के पास, तो उसकी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह डाटा स्क्रूटनी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है।
और इसी तरह एथिकल कंसिडरेशन, कंप्लायंस, बी ट्रांसपेरेंट व्हाइल कलेक्टिंग एंड यूजिंग द डाटा। तो कोई जो डाटा आपको चाहिए वही लेना चाहिए, खास तौर पर जैसे मोबाइल नंबर्स हैं, पूरा एड्रेसेस हैं, खासतौर पर फीमेल्स के लिए ये समटाइम एक सेंसिटिव इशू बन जाता है। इसी तरह लिमिट एक्सेस जो देखनी चाहिए कि भाई क्या किस डाटा को आप एक्सेस करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, और डिलीट द अननेसेसरी डाटा एंड फाइल्स व्हेन यूज्ड। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि ये प्रेजेंट द एम्प्लॉय डाटा होलिस्टिकली, पूरा कंप्लीट डाटा को प्रेजेंट करना चाहिए। जो आपने डाटा लिया उसको आप उसको यूज करें और उसका तो यही सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट की है कि क्या चीजें किस तरह उनकी प्रायोरिटी बेस पर यूज करनी है। नाउ कम टू द 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक इसमें मैनेजर्स, सुपरवाइजर या फिर सबॉर्डिनेट्स, सेल्फ भी होता है, पीयर्स का भी होता है और अदर्स का भी इसमें फीडबैक होता है। तो इस फीडबैक का फायदा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इससे एक कंप्लीट इवैल्यूएशन होती है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें कोई बायसनेस आए और दूसरी चीज। अब 360 डिग्री फीडबैक में जो है सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज 3 डिग्री फीडबैक इज। तो 360 degree feedback is a process of collecting feedback from employees, subordinate, उनके subordinate से, peer से और उसके supervisor से, to provide comprehensive perspective of the employee's performance। अब employee ने जो कुछ कर रहा है, perform कर रहा है, उसके complete analysis होगी from all their relevant co-workers। इसी तरह why it is important, it provides the complete picture of the employee performance and can help identify the areas of improvement and opportunities for growth। तो ये complete picture देता है, that's why it is important। what are the potential drawbacks? ये दो ही चीजें इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनका प्रोडक्टिव टाइम इसमें लग जाता है। लेकिन अगर इवेल्युएट किया जाए तो जहां पर अगर बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर विद, तो ये एचआर विल डिसाइड कि क्या इसको यूज करना चाहिए, किस हद तक मतलब इससे 360 डिग्री फीडबैक लेना चाहिए। तो वो एज इवेल्युएटिंग देयर बेनिफिट्स एज कम्पेयर विद द ड्रॉबैक्स। तो ये जनाब इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब हम पर्पस ऑफ द ये 360 डिग्री फीडबैक, इसका क्या पर्पसेस है? इट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड इट डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप स्किल्स। तो इसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरह इट प्रमोट्स द सेल्फ अवेयरनेस। जब सब चारों तरफ से एवरी एम्प्लॉय विल गिव फीडबैक, तो उससे भी कंप्लीट पिक्चर एम्प्लॉय को खुद अपना पता चल जाता है कि वेयर इज स्टैंडिंग। अब इनको बारी बारी हम देखते हैं। तो फर्स्ट पर्पज इज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, तो अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, और तमाम लोगों के साथ इसके कम्युनिकेशन, विच मीन्स के वो इसके जो इफेक्टिवनेस ये इससे आएगी। तो 360 डिग्री की फीडबैक प्रमोट्स द ओपन कम्युनिकेशन एंड हेल्प टीम्स टू वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली। तो जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली दे कैन वर्क टुगेदर इन अ मोर प्रोडक्टिव वे। इसी तरह नेक्स्ट पर्पस है इसका टू डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप स्किल्स। अब अच्छी कम्युनिकेशन है, उनको वैल्यूज का चेक किया जाएगा कि वेदर दे आर इफेक्टिवली गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी कम्युनिकेशन सही है, रिस्पेक्ट फॉर द पीपल है, तो दैट विल हेल्प डेवलपिंग देयर लीडरशिप। इसी तरह इट प्रमोट्स द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जब आती है तो आदमी को अपना खुद पता चलता है कि कहाँ पर लैकिंग है, तो उसमें, और ये फेयर इसका चूंकि फीडबैक है 360 डिग्री से, तो दैट्स व्हाई दे विल हेल्प people identify their areas of improvement and working on it to improve them for more better performance in the work area।
अब ये जैसे पहले भी बात की गई, ये लाइन मैनेजर इवैल्यूएशन है, सबऑर्डिनेट इवैल्यूएशन है, इधर से पीयर्स, और ये थर्ड पर्सन इवन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर या इररिलेवेंट लोग भी कि क्या जिनके साथ इंटरेक्शन होता है उस एम्प्लॉय का, तो उनकी फीडबैक से एक इफेक्टिव जो पूरा फीडबैक मिलता है। अब मेथोडोलॉजी क्या हो जाएंगे, ये 360 डिग्री फीडबैक, इट्स अ क्रिटिकल प्रोसेस। तो इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज किया जाना चाहिए, तो इसमें कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअल ग्रुप्स इसमें ये किए जा सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेसेस अब मैं मिसाल के तौर पर ये लेकर चलता हूँ, तो इसमें एक प्रोसेस कोई भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, तो ये मल्टीपल चैनल्स यूज करने चाहिए और मल्टीपल मेथड्स यूज करके, तो इसे इफेक्टिव वे में जो कि अप्रोप्रिएट हो फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसमें फोकस ग्रुप मीटिंग्स आ जाता है, क्वेश्चनियर्स डेवलप एचआर कर सकता है, तो उसके जरिए सर्वे वगैरह के जरिए से फीडबैक लिया जा सकता है, एंड इंडिविजुअल इंटरव्यूज। तो लेट्स चेक इट वन बाय वन। तो फोकस ग्रुप्स में ये स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज दैट पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन फैसिलिटेटेड बाय ट्रेन्ड मॉडरेटर। तो एक जो इनका एचआर पर्सनल या जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, वो एक ट्रेंड होना चाहिए, सो दैट कि कोई ऐसी डिस्कशन, कोई लूज टॉक्स ना हो, कोई ऐसा एक ब्लेम गेम ना हो। तो उसको टेक्टफुली हैंडल करने के लिए एक कॉम्पिटेंट मॉडरेटर की जरूरत होती है। तो फोकस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्वेश्चनियर्स हो सकते हैं, ये उनकी प्राइवेसी के साथ कुछ सर्वेज दिए जाते हैं कि फिल इट फॉर द अदर एम्प्लॉयज एंड फॉर द प्रोसेसेस, कि सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहाँ तक और किस हद तक उनका इफेक्टिवनेस है। तो जब ये सारे फीडबैक आ जाते हैं थ्रू क्वेश्चनियर्स, और तीसरा जो इसका फॉर्म है, ये इंडिविजुअल इंटरव्यूज किए जाते हैं, जहां पर जरूरत है या एक प्रोसेस के तहत फीडबैक लिया जाना चाहिए इंडिविजुअल से, कि वेदर दीज आर इम्प्लीमेंटेड, थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे और नॉट। तो ये सारा फीडबैक लेने के बाद केपीआईज बनाए जाते हैं फॉर ऑडिट चेकलिस्ट। इसमें नंबर 1 क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सारे प्रोसेसेस आप देख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड डिलीवरेबल्स क्या सही हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सॉल्यूशन, देन लीडरशिप स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके साथ साथ हम ये मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, जॉब और एंड ऑर्गेनाइजेशन फिट भी देखी जाती है। तो ये सारा कुछ चेक करके इसमें केपीआई फॉर ऑडिट ये बनाए जाते हैं, तो एवरीथिंग विल बी देयर। अब इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक करते हैं कि किस तरीके से एक ऑडिट किया जाता है। ये स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ ऑडिट है, एचआर ऑडिटिंग है। तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स पर एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि व्हाट दे हैव टू डू, और उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, उसके मुताबिक फिर आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेटरी एक एक्सेल फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्री, उसमें डॉक्यूमेंट्स में ये सारा चीजें फिट कर दी जाती है। एक और इसमें ऑडिट सर्वे है, तो ये किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो जब ये सारा कुछ हो जाता है, तो दैट विल हेल्प डेवलपिंग एन इफेक्टिव ऑडिट। तो इसमें आप इसे अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। विद दिस आई एम श्योर दैट यू हैव लर्नड अ लॉट कि किस तरह एक अच्छा ऑडिट किया जा सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं, उनकी ऑब्जेक्टिविटीज के साथ उनके टाइप्स कौन सी है, और किस तरह डाटा कलेक्शन किया जाना चाहिए। तो यही सारे छोटी-छोटी चीज़ें जब हम उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म की सूरत में रहे, तो दैट विल हेल्प एन इफेक्टिव ऑडिट प्लान। थैंक यू वेरी मच एंड प्रेज़ एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर ग्रोथ। अल्लाह हाफ़िज़।